कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल बास्केटबॉल मैच से होती है, जहां वुल्व्स टीम स्टॉकर्स के खिलाफ खेल रही होती है और मैच में पीछे चल रही होती है। मैच खत्म होने में सिर्फ 44 सेकंड बचे होते हैं। तभी कोच डीन से कहता है कि वह बॉल लेकर मेसन को पास करे ताकि टीम को जीतने के लिए जरूरी पॉइंट्स मिल सकें। लड़के इसी प्लान को फॉलो करते हैं और थोड़ी ही देर में मेसन 2 पॉइंट्स हासिल कर लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक भीड़ में खड़े एक जले हुए आदमी पर पड़ती है और वह पल भर के लिए ध्यान भटका बैठता है। खेल फिर से शुरू होता है और डीन एक बार फिर बॉल मेसन को पास करता है। मेसन आखिरी सेकंड में शॉट मारता है, लेकिन तभी वह डर के मारे जम जाता है क्योंकि वही जला हुआ आदमी उसके सामने प्रकट हो जाता है और अपनी काली जली हुई हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। उसी पल बॉल टोकरी में चली जाती है और वुल्व्स टीम मैच जीत जाती है। टीम के सभी खिलाड़ी खुशी से मेसन को घेर लेते हैं, लेकिन मेसन के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई देता है। डरा हुआ मेसन तुरंत चेंजिंग रूम की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर जब वह अपना लॉकर खोलता है तो अपने हाथ पर खड़े हुए रोंगटे देखकर घबरा जाता है। वह लॉकर से कई चीजें बाहर फेंकने लगता है जब तक कि अंदर सिर्फ एक अजीब सा आर्टिफैक्ट नहीं बच जाता। तभी उसे किसी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही होती है। मेसन तुरंत एक वेट उठाने जाता है। उसी समय वह जला हुआ आदमी कमरे के अंदर आ जाता है। डर के मारे मेसन उससे कहता है कि उसे थोड़ा और समय दे और फिर वह उस वेट को उठाकर उस आर्टिफैक्ट पर दे मारता है, जिससे वह टुकड़ों में टूट जाता है। इसके बाद वह दरवाजे की तरफ देखता है और राहत की सांस लेता है जब उसके टीममेट्स कमरे में अंदर आते दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद जब मेसन शॉवर ले रहा होता है तो उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह नीचे देखता है तो उसके पैरों के नीचे से काला धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वही जला हुआ आदमी अचानक उसका गला पकड़ लेता है और अपना हाथ जबरदस्ती मेसन के गले के अंदर डाल देता है। अगले ही पल मेसन का पूरा शरीर आग की लपटों में जलने लगता है। जब उसके साथी उसकी चीखें सुनते हैं तो वे तुरंत शॉवर रूम की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे देखते हैं कि मेसन उनके सामने जिंदा जलकर मर रहा होता है। 6 महीने बाद क्रिस नाम की एक लड़की अपने कजिन के घर रहने के लिए आती है। वह खिड़की के पास बैठकर कुछ स्केच बना रही होती है। तभी अचानक वह खो जाती है और नीचे जमीन को घूरने लगती है। तभी उसका कजिन री उसे आवाज देता है और कहता है कि वह उसका सामान खोलने में मदद कर देगा। स्कूल में री क्रिस को पूरा स्कूल घुमाकर दिखाता है। उसी दौरान क्रिस की नजर एक लड़की एली से मिलती है। फिर क्रिस को एक लॉकर दिया जाता है जिस पर हॉर्स लिखा होता है। री उसे बताता है कि यह पहले मेसन का निकनेम था। तभी अचानक डीन और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और क्रिस को घेर लेते हैं। डीन कहता है कि उसे इस लॉकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मेसन की याद का सम्मान करने के लिए। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस बीच में बोलती है और कहती है कि यह स्कूल बहुत पुराना है, यहाँ के लगभग हर लॉकर किसी न किसी मरे हुए इंसान का ही रहा होगा। रे ग्रेस से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। इसी बीच डीन को पता चलता है कि क्रिस नई लड़की है। वह उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसने सुना है क्रिस रिहैब से बाहर आई है क्योंकि उसने अपने ही पिता को मार दिया था। तभी एली बीच में आकर डीन को उसकी बदतमीजी के लिए डांट देती है, लेकिन डीन फिर भी क्रिस का मजाक उड़ाता रहता है। आखिरकार क्रिस गुस्से में आकर उसे जोरदार लात मार देती है। हॉलवे में हंगामा देखकर मिस्टर क्रेवन आ जाते हैं और क्रिस, डीन, ग्रेस और री को डिटेंशन दे देते हैं। जब एली क्रिस का बचाव करने की कोशिश करती है तो उसे भी डिटेंशन मिल जाता है। इसके बाद एली दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन क्रिस उसे साफ कह देती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। एली के जाने के बाद क्रिस अपना लॉकर खोलती है। उसे अंदर मेसन की कई चीजें मिलती हैं और उन्हीं के बीच वही रहस्यमयी आर्टिफैक्ट भी रखा होता है। जिज्ञासा में क्रिस उसे खोलती है और अंदर उसे एक अजीब सा सीटी जैसा व्हिसल मिलता है। वह उसे बजाने ही वाली होती है, लेकिन तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और वह क्लास के लिए निकल जाती है। दोपहर में क्रिस देर से डिटेंशन के लिए पहुंचती है। जैसे ही वह अपना बैग डेस्क पर रखती है, उस बैग से आर्टिफैक्ट और वह व्हिसल बाहर लुढ़क कर गिर जाते हैं। डीन उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह तो कोई पाइप लग रहा है और वह मिस्टर क्रेवन को इसकी तरफ ध्यान दिलाता है। मिस्टर क्रेवन उस चीज को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि यह शायद किसी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वह इसके नीचे खुदे हुए अक्षरों को पहचान लेते हैं और बताते हैं कि यह मयन भाषा में लिखे हुए हैं। मिस्टर क्रेवन उन चिन्हों को पढ़ते हैं और ग्रेस उन्हें एक ट्रांसलेशन वेबसाइट पर लिखती है। थोड़ी देर बाद अनुवाद सामने आता है जिसका मतलब होता है मरे हुओं को बुलाना। यह जानकर मिस्टर क्रेवन की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। वह कहते हैं कि वह इस व्हिसल को अपने पास रखेंगे ताकि इसकी ऐतिहासिक कीमत पता कर सकें। फिर वह सभी छात्रों को जल्दी जाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें एक काम भी देते हैं। सबको एंशिएंट मेसो अमेरिका पर एक निबंध लिखना होगा। बच्चों के जाने के बाद मिस्टर क्रेवन इंटरनेट पर एंटीक चीजों के बारे में खोजने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस तरह की चीजें बहुत महंगी होती हैं। वह उस व्हिसल को बेचने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें अचानक अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये आवाज जैसे उन्हें मजबूर कर देती है कि वह उस व्हिसल को बजाए। जैसे ही वह व्हिसल बजाते हैं, खिड़की में दरार पड़ जाती है। ये देखकर वह घबरा जाते हैं और तुरंत व्हिसल को नीचे रख देते हैं। फिर वह वेबसाइट पर जाकर उस चीज की बिक्री की पुष्टि कर देते हैं और क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही ग्रेस सबको शाम को मिलने के लिए पार्टी का न्योता देती है। बाकी सब लोग वहां से चले जाते हैं। तभी
री क्रिस से कहता है कि उसके पिता के साथ जो हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन क्रिस इस बारे में बात नहीं करना चाहती। उसी समय री को याद आता है कि वह कुछ भूल गया है और वह जल्दी से वापस क्लासरूम की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि मिस्टर क्रेवन का लैपटॉप अभी भी खुला हुआ है। स्क्रीन पर वही वेबसाइट खुली होती है जहां एंटीक चीजों की कीमत दिखाई दे रही होती है। ये देखकर आरी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। इसी बीच बाहर क्रिस के पास एक लड़का आता है जिसका नाम नोआ होता है। वह अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह एक युवा पादरी यूथ पास्टर है। वह क्रिस को चर्च आने का निमंत्रण देता है, लेकिन साथ ही वह उसे एक अजीब चीज बेचने की कोशिश करता है। उसी समय री वापस आ जाता है और नोआ को अपनी कजिन से दूर रहने के लिए धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ बहुत ताकतवर निकलता है। वह आसानी से री को पकड़कर एक कार के ऊपर फेंक देता है। फिर वह अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। कुछ देर भगवान के बारे में बातें करने के बाद वह क्रिस से कहता है कि अगर उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़े तो वह हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा। इतना कहकर नोआ वहां से चला जाता है। री क्रिस को बताता है कि नोआ असल में गैर कानूनी नशे वाली चीजें उन बच्चों को बेचता है जो उसके चर्च में जाते हैं, और 1 साल पहले एक बच्चा ओवरडोज की वजह से मर भी चुका है। शाम के समय मिस्टर क्रेवन वापस अपने कमरे में आते हैं और देखते हैं कि आर्टिफैक्ट खाली है। वह हर जगह उस व्हिसल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं नहीं पाते। तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और वह सोचते हैं कि शायद चौकीदार जैनिटर होगा। लेकिन जब वह गलियारे में जाते हैं तो अंधेरे में उन्हें एक अजीब सा साया खड़ा दिखाई देता है। अचानक किसी का हाथ उनके कंधे पर पड़ता है और वह डर के मारे चौंक जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ चौकीदार होता है। जब वह दोबारा देखते हैं तो वह रहस्यमयी आकृति गायब हो चुकी होती है। मिस्टर क्रेवन सोचते हैं कि शायद यह सब उनकी कल्पना थी। वह वापस क्लासरूम में लौट आते हैं। अंदर आते ही उन्हें महसूस होता है कि जैसे कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया हो। जैसे ही वह पीछे मुड़ते हैं उनके सामने एक भयानक जीव खड़ा होता है जिसके मुंह से अजीब सा चिपचिपा तरल निकल रहा होता है। वह डरावना जीव अपने दोनों हाथ मिस्टर क्रेवन के अंदर घुसा देता है और उनकी फेफड़ों को दबाकर उन्हें मार देता है। उसी समय चौकीदार दरवाजे के पास से गुजरता है, लेकिन उसे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वही चिपचिपा तरल मिस्टर क्रेवन के मुंह से निकलने लगता है और धीरे धीरे वह खुद भी उसी राक्षसी जीव में बदलने लगते हैं। कुछ ही पल बाद वह जमीन पर गिर पड़ते हैं। इसी बीच ग्रेस के घर पर सभी दोस्त इकट्ठा हुए होते हैं। नवहारी ये सच बताता है कि व्हिसल उसने ही चुराया था। क्रिस बाकी लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहती, लेकिन उसकी नजर बार बार एली पर चली जाती है। एली अपने पैर में डायबिटीज की दवा का इंजेक्शन लगा रही होती है। उसी दौरान ग्रेस का छोटा भाई टिमी उनकी पार्टी में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उसे डांट कर उसके कमरे में भेज देती है। कुछ देर बाद क्रिस कहती है कि वह अब घर जा रही है। तभी एली उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इसी समय डीन मजाक में ग्रेस को व्हिसल बजाने की चुनौती देता है। ग्रेस जैसे ही व्हिसल बजाती है तुरंत एक बहुत तेज और दर्दनाक आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। वहां मौजूद सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। जब वह डरावनी आवाज आखिरकार बंद हो जाती है तो डीन जोर से गैस छोड़ देता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं और क्रिस वहां से निकल जाती है। तभी एली उसके पीछे जाती है और उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल में आने का निमंत्रण देती है। वह कहती है कि अगर क्रिस वहां आएगी तो उसे सच में बहुत अच्छा लगेगा। कुछ सोचने के बाद क्रिस हाँ कह देती है और एली खुश होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद क्रिस री से पूछती है कि एली को लड़के पसंद हैं या लड़कियां, लेकिन री कहता है कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। घर पहुंचने के बाद क्रिस बार बार कोशिश करती है कि एली को क्या मैसेज भेजे। एनवी कई मैसेज टाइप करती है, लेकिन उसे कोई भी सही नहीं लगता। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर पेड़ पर खड़े एक साए पर पड़ती है। वह बहुत डर जाती है, लेकिन तभी री कमरे में आ जाता है और क्रिस चौंक जाती है। जब वह दोबारा पेड़ की तरफ देखती है तो वह अजीब सा साया गायब हो चुका होता है। उसी समय उसके फोन पर मैसेज की आवाज आती है। ये मैसेज एली का होता है और क्रिस घबरा जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने गलती से एक फ्लर्टी मैसेज भेज दिया था, लेकिन लगता है एली को वह मैसेज पसंद आया है। री तुरंत फोन पकड़ लेता है और अपनी कजिन की मदद करने के लिए एक प्यारा सा जवाब भेज देता है। इसी बीच डीन भी पार्टी से निकल जाता है। अब ग्रेस अपने कमरे में बैठकर अपना एसे लिखने लगती है। कुछ देर बाद उसे घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे ऐसा भी लगता है जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम फुसफुसा रहा हो। ग्रेस को लगता है कि यह सब उसका छोटा भाई टिमी उसे डराने के लिए कर रहा है, लेकिन जब वह देखती है कि टिमी के कमरे की लाइट बंद हो चुकी है तो उसे समझ आता है कि वह ये आवाजें नहीं कर रहा। अचानक उसके पीछे से एक डरावना सा जीव तेजी से भागता हुआ निकलता है और फिर से उसे कोई उसका नाम फुसफुसाते हुए सुनाई देता है। ग्रेस आवाज का पीछा करते हुए फर्नीचर के पीछे देखती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक कोई डरावना हाथ उसे छूता है। वह तुरंत पीछे मुड़ती है तो वहाँ टिमी खड़ा होता है, लेकिन ग्रेस तुरंत समझ जाती है कि टिमी उससे बहुत दूर खड़ा है, इसलिए उसे छूने वाला वह नहीं हो सकता था। अगली सुबह स्कूल का प्रिंसिपल सभी छात्रों को एक असेंबली में इकट्ठा करता है। वह सबको बताता है कि मिस्टर क्रेवन की मौत हो गई है और कारण फेफड़ों का कैंसर बताया जाता है। इसी दौरान एली की नजर अपने आगे खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जो अचानक कांपने लगती है। अगले ही पल उस लड़की की गर्दन जोर से टूट जाती है। फिर वह धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाती है और उसका चेहरा भयानक रूप में बदल चुका होता है। वह डरावनी आवाज में
एली का नाम फुसफुसाती है। उसी समय ग्रेस क्रिस को व्हिसल दे देती है। इस अचानक हुए ध्यान भंग होने से एली होश में वापस आ जाती है। अब वह डरावनी लड़की गायब हो चुकी होती है। क्लास के बाद एली और क्रिस मेसन के घर जाने का फैसला करती हैं। उन्हें लगता है कि मेसन के परिवार को उसका व्हिसल वापस मिलना चाहिए। वे घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला होता है। दोनों अंदर चली जाती हैं। अंदर उन्हें पुराना संगीत बजता हुआ सुनाई देता है और घर में चारों तरफ एंटीक चीजें रखी हुई दिखाई देती हैं। तभी अचानक मेसन की दादी आइवी उनके पीछे प्रकट हो जाती हैं। बिना किसी अभिवादन के ही वह शिकायत करने लगती हैं कि बैंक उनका घर छीनने वाला है। वह बताती हैं कि उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की है और अलग अलग संस्कृतियों में मौत को कैसे देखा जाता है इस पर अध्ययन किया है। एक टेबल पर बहुत सारी दवाइयों की बोतलें रखी हुई होती हैं। जब क्रिस उन्हें वह व्हिसल देने की कोशिश करती है और बताती है कि उसे यह मेसन के लॉकर में मिला था, तो आइवी कहती है कि असल में व्हिसल ने ही उसे ढूंढ लिया, जैसे उसने मेसन और खुद आइवी को ढूंढा था। वह बताती हैं कि कई साल पहले उन्हें यह व्हिसल ग्वाटेमाला की एक पिछली गली में मिला था। उस दिन के बाद से इस व्हिसल ने उनके बेटी, दामाद और पोते तीनों की जान ले ली। वह कहती हैं कि इस पर जो निशान बने हैं उनका सही अनुवाद है, अपनी मौत को बुलाओ। जब कोई इंसान जन्म लेता है उसी पल उसकी मौत भी तय हो जाती है। हर इंसान की मौत का एक निश्चित समय होता है, लेकिन अगर कोई इस व्हिसल की आवाज सुन ले तो उसकी मौत समय से पहले आ जाती है और फिर उसका शरीर उसी हालत में मरता है जिस तरह उसकी असली मौत होने वाली थी। आइवी वह व्हिसल वापस क्रिस को देते हुए कहती हैं कि उसे यह चीज कभी उठानी ही नहीं चाहिए थी। शाम के समय क्रिस और एली चुपके से हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में घुस जाती हैं। एली बताती है कि मेसन की मौत बहुत अजीब थी क्योंकि वह शॉवर में जलकर मर गया था, लेकिन रिपोर्ट में इसे सिर्फ गैस लीक बताया गया था। दोनों उसकी फाइल निकालकर देखने लगती हैं। उन्हें पता चलता है कि मेसन की पहचान उसके दांतों से की गई थी क्योंकि उसका शरीर इतनी बुरी तरह जल चुका था कि पहचानना मुश्किल था। तभी अचानक कमरे में कोई अंदर आता है, इसलिए दोनों लड़कियां जल्दी से अलमारियों के पीछे छिप जाती हैं। इसी दौरान मेसन की फाइल के कुछ कागज नीचे गिर जाते हैं। क्रिस धीरे से उनमें से एक कागज उठा लेती है। वह पढ़ती है कि उस शरीर की हड्डियों की बनावट से पता चलता है कि वह आदमी लगभग 40 साल के आसपास का था। ये बात उसी व्हिसल की कहानी से मेल खाती है जो आइवी ने उन्हें बताई थी। इसका मतलब यह था कि मेसन की असली किस्मत में 40 की उम्र में गैस लीक से मरना लिखा था और मिस्टर क्रेवन को बाद में कैंसर से मरना था, लेकिन व्हिसल की वजह से उनकी मौत समय से पहले आ गई। अब लड़कियों को लगता है कि उन्हें बाकी सबको चेतावनी देनी होगी, इसलिए वे चुपके से वहां से निकल जाती हैं, इससे पहले कि वह कर्मचारी फर्श पर पड़ा दूसरा कागज देख ले। उसी समय हार्वेस्ट फेस्टिवल चल रहा होता है और हर कोई अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर आया होता है। रे ग्रेस को ढूंढ लेता है और आखिरकार उससे अपने दिल की बात कह देता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन ग्रेस बहुत ही नरमी से उसे मना कर देती है और उसके गाल पर हल्का सा किस कर देती है, फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। इसके बाद डीन री के कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाता है। दुखी होकर री अपना गम भूलने के लिए ड्रिंक पी लेता है। इसी दौरान एली और क्रिस भी वहां पहुंच जाती हैं। तभी नोआ फिर से उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है और उन्हें अपमानजनक शब्द कहता है। एली गुस्से में आकर उसे जोरदार लात मार देती है। नोआ तुरंत चाकू निकाल लेता है, लेकिन क्रिस उसके हाथ पर पैर रखकर चाकू छीन लेती है। फिर वह चाकू उसकी नाक के पास ले जाकर उसे उस बच्चे की याद दिलाती है जो ओवरडोज से मर गया था। नोआ कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर क्रिस उसकी नाक काट देती है और फिर चाकू फेंक देती है। उधर डीन और ग्रेस फेस्टिवल के हॉन्टेड मेज में अलग अलग रास्तों पर बिछड़ जाते हैं। इस भूल भुलैया में हर जगह कॉस्ट्यूम पहने कर्मचारी लोगों को डराने के लिए छिपे होते हैं। डीन को वहाँ एक घूमने वाला पहिया व्हील मिलता है। वह उसे घुमाता है और उस पर लिखा आता है, तुम अपनी किस्मत खुद तय करते हो। उसी भूल भुलैया के एक गलियारे में ग्रेस अचानक एक बूढ़ी औरत को देखती है जिसके चारों तरफ अजीब सी चमकती रोशनी होती है। जब ग्रेस उसका नाम पुकारती है तो वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले ही मोड़ पर ग्रेस को वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई देती है। अब ग्रेस डर जाती है और भागते हुए डीन को फोन करती है, लेकिन डीन को लगता है कि वह बस कॉस्ट्यूम पहने कर्मचारियों से डर रही है। अचानक वही बूढ़ी औरत ग्रेस के सामने आ जाती है और वह घबराकर गिर पड़ती है। गिरते समय उसका फोन नीचे गिर जाता है। ग्रेस जमीन से एक फावड़ा उठा लेती है। उसी समय वह औरत अपना हाथ उठाकर ग्रेस के पीछे की तरफ इशारा करती है। जब ग्रेस पीछे मुड़कर देखती है तो वह औरत फिर से वहीं खड़ी होती है। डर के मारे ग्रेस जोर से चिल्लाती है और फावड़े से उस पर हमला कर देती है। इस वार से वह औरत भी गिर जाती है। जब ग्रेस होश में आती है और अपने माथे से बहते खून को छूती है तो उसे एहसास होता है कि उसके माथे पर भी उसी फावड़े जैसा घाव है जैसा उस डरावने जीव पर था। तभी वह बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और अपने शरीर को अजीब तरीके से मोड़ते हुए खड़ी हो जाती है। अब वह ग्रेस का पीछा करने लगती है। ग्रेस पूरी ताकत से भागने लगती है। उधर डीन को चिंता होने लगती है क्योंकि ग्रेस उसका फोन नहीं उठा रही होती, इसलिए वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर ग्रेस दौड़ते दौड़ते एक बंद रास्ते पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे दीवार में एक छिपा हुआ सुरंग जैसा रास्ता मिल जाता है। वह तुरंत उसके अंदर रेंग कर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ ही पल बाद वह बूढ़ी औरत भी उसके पीछे सुरंग में घुस जाती है। वह ग्रेस का टखना पकड़ लेती है और अपनी डरावनी उंगली से उसके जांघ में छेद कर देती है। फिर वह अपना हाथ ग्रेस के गले के अंदर
डाल देती है, जिससे उसका शरीर बदलने लगता है। काफी संघर्ष के बाद ग्रेस किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और आगे बढ़ती रहती है, जब तक कि वह भूल भुलैया के बीच वाले हिस्से तक नहीं पहुंच जाती। लेकिन दुर्भाग्य से वह बूढ़ी औरत अचानक एक लाइट पोल के ऊपर दिखाई देती है। वह ग्रेस के पास आती है और उसे चूम लेती है, जिससे उसका रूपांतरण पूरा हो जाता है। मरने से पहले ग्रेस आखिरी ताकत जुटाकर उस लाइट पोल का हैंडल खींच देती है और उससे जुड़ी घंटी जोर से बज उठती है। जब तक डीन वहां पहुंचता है, तब तक ग्रेस का शरीर पूरी तरह एक झुर्रीदार बूढ़ी लाश में बदल चुका होता है। उधर दूसरी तरफ एली और क्रिस री को ढूंढते हुए पहुंचती हैं। री उन्हें बताता है कि बाकी सब लोग मेज के अंदर हैं, इसलिए तीनों मिलकर वहीं जाने का फैसला करते हैं और वे जल्दी से वहां पहुंचते हैं जहां डीन खड़ा होता है। बाद में सब लोग स्कूल के जिम में इकट्ठा होते हैं, लेकिन डीन अब भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह लाश ग्रेस की ही थी। तब क्रिस और एली उसे आइवी की बताई हुई पूरी कहानी बताती हैं, फिर भी डीन इनकार करता रहता है। डीन तुरंत बहाना बनाता है कि उसे बस एक बुरा सपना आया था। उसका पिता उसे ड्रिंक करके गाड़ी चलाने के लिए डांटता है और कहता है कि अगर उसने ये आदत नहीं छोड़ी तो एक दिन यह उसे मार डालेगी। इधर क्रिस के घर पर क्रिस एली को अपने अतीत के बारे में बताती है। वह कहती है कि 1 साल पहले उसने ओवरडोज ले लिया था। उसके पिता उसे तुरंत कार में बैठाकर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसके पिता की मौत हो गई। एली उसे प्यार से सांत्वना देती है और फिर उसे किस करती है। इसके बाद दोनों के बीच रोमांटिक पल बन जाता है। उधर री छत पर बारिश में अकेला बैठा ग्रेस के बारे में सोच रहा होता है। अचानक उसे अपने हाथों और टेडी बियर पर खून दिखाई देने लगता है। फिर उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आता है, जिसमें एक शरीर इंडस्ट्रियल ग्राइंडर मशीन के अंदर पिस रहा होता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। अगले दिन री और दोनों लड़कियां आइवी से मिलने जाती हैं, जो अब बिस्तर पर बीमार पड़ी होती हैं। आइवी उन्हें बताती हैं कि इस शाप को रोकने का एक ही तरीका है। जिस इंसान की मौत तय हो चुकी है, उसे अपनी मौत किसी और पर ट्रांसफर करनी होगी और इसके लिए उन्हें उस व्यक्ति को अपने खून से निशान लगाना होगा। जब क्रिस आईने में देखती है तो उसे अपने पीछे अपनी ही मौत का रूप दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक सुई होती है। जैसे ही वह डरावना साया गायब होता है, आइवी बिस्तर पर ही मर जाती है। इसके बाद तीनों दोस्त बैठकर सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। री कहता है कि वह अपनी मौत किसी और पर डाल देगा, लेकिन एली इसे साफ साफ हत्या मानती है और इसके खिलाफ होती है। दोनों के बीच इस बात पर जोरदार बहस हो जाती है। आखिरकार री गुस्से में वहां से अकेला चला जाता है। उधर डीन अपने घर में टीवी पर ग्रेस की मौत की खबर देख रहा होता है, लेकिन वह अब भी सच को स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वह टीवी बंद कर देता है। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और अंदर से एक डरावना हाथ कमरे में झांकता हुआ दिखाई देता है। डीन डरकर तुरंत कुर्सी उठाकर दरवाजे पर फेंक देता है। इस आवाज से उसके माता पिता का ध्यान उसकी तरफ जाता है। डीन जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और उसे रोकने के लिए फर्नीचर लगाकर दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। तभी उसकी अलमारी के अंदर लगे हैंगर हिलने लगते हैं। वह डीन का सिर पकड़ लेता है और उसका शरीर कार एक्सीडेंट की तरह मुड़ने लगता है। धीरे धीरे उसके शरीर पर भयानक चोटें उभरने लगती हैं, उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और उसके अंदरूनी अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब तक उसके माता पिता दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, तब तक डीन की लाश जमीन पर गिर चुकी होती है। उधर क्रिस और एली री को ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाती हैं, लेकिन वह वहां नहीं होता। उन्हें वहां उसकी कई तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें वह उस स्टील मिल में काम करता दिखाई देता है जहां वह नौकरी करता है। उन्हें एक कॉमिक बुक भी मिलती है, जिसमें एक एंटी हीरो एक बुरे आदमी को मारता है। शायद यह री के प्लान का इशारा हो सकता है। उधर चर्च के बाहर नोआ बच्चों को अलविदा कह रहा होता है। जब सारे बच्चे चले जाते हैं, तो जैसे ही नोआ को मौका मिलता है, वह तुरंत अरी पर झपट पड़ता है ताकि उसके हाथ से बंदूक छीन सके। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिरकार री थक कर गिर जाता है और नोआ किसी तरह बंदूक हासिल कर लेता है। लेकिन जब वह ट्रिगर दबाकर गोली चलाने की कोशिश करता है, तो बंदूक चलती ही नहीं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए री पास पड़ी ट्रे उठाकर नोआ के सिर पर मार देता है, जिससे नोआ बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद नोआ की आंख खुलती है। वह खुद को स्टील मिल के अंदर एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। री उसके सामने खड़ा होता है। वह नोआ की जेब से गैर कानूनी नशीले पदार्थ निकालता है और उसे जबरदस्ती सब निगलने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद री अपने हाथ से थोड़ा सा खून निकालता है और फिर वह रहस्यमयी सीटी बाहर निकालता है, जिसे देखते ही उसके अंगूठे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही री नोआ को खून से निशान लगाने वाला होता है, उसी वक्त एली और क्रिस वहां पहुंच जाती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन री तुरंत बंदूक उनकी तरफ तान देता है, जिससे दोनों रुक जाती हैं। नोआ डर के मारे दया की भीख मांगने लगता है और जब लड़कियां भी उससे रुक जाने की गुहार करती हैं, तो री का हाथ थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन तभी अचानक री को अपनी मौत की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसका घायल हाथ किसी अदृश्य ताकत से खींचने लगता है। एली और क्रिस तुरंत उसे पकड़कर बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। री का शरीर धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगता है, क्योंकि उसकी किस्मत में ग्राइंडर मशीन में मरना लिखा था। कुछ ही सेकंड में उसका आधा शरीर गायब हो जाता है और फिर अचानक भयानक धमाके के साथ उसका बाकी शरीर भी फटकर खत्म हो जाता है। नोआ वहीं बेहोश पड़ा रहता है। यह सब देखकर क्रिस पूरी
तरह टूट जाती है और उसे घबराहट का दौरा पड़ने लगता है। तब एली उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि अभी उसके पास एक आइडिया था। दोनों लड़कियां तुरंत एली की कार की तरफ भागती हैं ताकि वहां से हॉस्पिटल का मेडिकल सामान ला सकें। रास्ते में क्रिस उसे अपना पूरा प्लान समझाती है। वह कहती है कि अगर इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाए तो उससे दिल की धड़कन कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है और फिर एड्रेनालिन देकर दिल को वापस चालू किया जा सकता है। इस तरह तकनीकी रूप से वह इंसान मर चुका होगा और फिर दोबारा जिंदा हो जाएगा और शायद इससे मौत का श्राप टूट सकता है। दोनों जरूरी सामान लेकर वापस मिल के अंदर आती हैं। जैसे ही क्रिस अंदर पहुंचती है उसे अपनी मौत का साया वहीं खड़ा इंतजार करते हुए दिखाई देता है। लड़कियां मिल में पड़ी चीजों की मदद से जल्दी जल्दी पूरा सेटअप तैयार करती हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर देती हैं। क्रिस चाहती है कि सबसे पहले एली को बचाया जाए, लेकिन अचानक एली उसे चौंका देती है। वह खुद ही इंसुलिन की सुई अपने हाथ में लगा लेती है। कुछ ही सेकंड में क्रिस का शरीर गिरकर बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरे टब में जा गिरता है। एली उसे वहीं पकड़े रहती है जब तक कि उसका दिल पूरी तरह रुक नहीं जाता। मरते हुए क्रिस धीरे से अपने परिवार से माफी मांगती है। फिर एली उसे पानी से बाहर निकालती है और तुरंत उसके शरीर में एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाती है। इसके बाद वह डिफिब्रिलेटर मशीन का इस्तेमाल करती है। एक पल के लिए लगता है कि क्रिस की धड़कन वापस आने वाली है, लेकिन तभी उसकी मौत उसके अवचेतन में दिखाई देती है और उसे मरने से बाहर आने नहीं देती। बेबस एली सीपीआर देना शुरू कर देती है, लेकिन मौत अब भी क्रिस को मजबूती से पकड़े हुए होती है। इसी दौरान नोआ होश में आ जाता है। वह किसी तरह कुर्सी से खुद को छुड़ा लेता है। फिर वह बंदूक उठाता है और दरवाजे को लोहे के गदा जैसे हथियार से तोड़ने लगता है। उसी समय एली की मौत का साया भी दिखाई देता है और उसे समझ आता है कि यही वही लड़की थी जिसे उसने स्कूल असेंबली में देखा था। नोआ दरवाजे में एक बड़ा सा छेद कर देता है। फिर वह अपना हाथ अंदर डालकर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देता है। इस गोलीबारी में डिफिब्रिलेटर मशीन टूट जाती है और एली भी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी एली क्रिस का नाम बार बार पुकारती रहती है। उसकी यह जिद उसे अंदर से ताकत देती है और आखिरकार वह मौत को पीछे धकेल देती है। अचानक क्रिस की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन सामने वह एली को जमीन पर गिरा हुआ देखती है जिसे द्वारा पड़ रहा होता है और उसके पास उसकी मौत का साया खड़ा देख रहा होता है। उसी समय नोआ अंदर घुस आता है। वह कहता है कि भगवान हर इंसान के लिए एक काम तय करता है। वह एली के खून को छूता है और उसी पल एली की मौत गायब हो जाती है। लेकिन तभी नोआ की अपनी मौत उसके सामने आ जाती है। वह घबराकर बंदूक से गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि हर गोली उसके अपने शरीर को भी घायल कर रही होती है। कुछ ही पलों में नोआ जमीन पर गिर पड़ता है और फिर उसकी मौत उसे खत्म कर देती है। क्रिस तुरंत एली को गले लगा लेती है। तभी पता चलता है कि एक गोली उस रहस्यमयी सिटी को भी नष्ट कर चुकी है। 3 महीने बाद क्रिस कभी कभी अब भी अपनी मौत का साया देखती है, लेकिन अब वह एली के साथ अपने रिश्ते की वजह से खुश रहना सीख चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर एक दूसरी लड़की को अपने लॉकर में वही रहस्यमयी वस्तु मिलती है। स्कूल की असेंबली के दौरान वह लड़की वही सीटी निकालती है और उसे जोर से बजा देती है और इसी के साथ यह डरावना चक्र एक बार फिर शुरू हो जाता है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।